अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक रशियन बेक्ड, एक अमेरिकन बेक्ड। अमेरिका के पास एक छोटा सा मुल्क है क्यूबा, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, लोग अच्छे हैं उसके। और नॉन अलाइन मूवमेंट जब थी उसको लीड इंडिया कर रहा था और उसमें क्यूबा से इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और क्यूबा का सोशल सिस्टम भी बड़ा ज़बरदस्त कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट एम्बार्गो है ना वो क्यूबा के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद क्यूबा का सोशल सिस्टम, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, ये सब चीज़ें चल रही हैं। क्यूबा के एक जो प्रेसिडेंट थे फिडेल कास्त्रो, वो काफ़ी साल रहे, रिवॉल्यूशन लाए थे, अमेरिकन बैक्ड गवर्नमेंट्स को तोड़ के ये रिवॉल्यूशन लाए थे। फिडेल कास्ट्रो ने एक बार कहा था कि अगली बड़ी जंग यूरोप में होगी और ये रशिया और फैशिज्म के दरमियान जंग लड़ी जाएगी। बस ये है कि फैशिज्म को डेमोक्रेसी कहा जाएगा। यानी साफ अल्फाज में वो बता रहे थे कि अमेरिका जो आजकल पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की ब्रांडिंग कर रहा है, दुकान लेके जाता है, कभी सीरिया, कभी अफगानिस्तान, कभी लीबिया, कभी इराक, वो फिडेल कास्ट्रो ने बहुत अरसे पहले बता दिया था। अजीज दोस्तों, मैं ज़्यादा पुराने पर नहीं जाता, 4 साल का आपको बताता हूँ। 2019 में अमेरिका ने और चाइना, देखा अमेरिका और चाइना की पार्टनरशिप चल रही है। देखने को अमेरिका कह रहा है चाइना हमारा दुश्मन है, वलान है, ढुमकान है, सब ड्रामा है। 2020 में अमेरिका और चाइना ने दुनिया को कोविड का झंडा दिखाया, पूरी दुनिया कोविड के चक्कर में बर्बाद करके रख दी। हर आदमी चुपचाप मास्क भी पहन लिए, वैक्सीन भी लगा ली, सब कुछ कर लिया। फिर आया 2021 में सारी दुनिया से वैक्सीनेशन आ गई, फाइज़र भी ला रहा है, मॉडर्ना भी ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के धंधे हो गए। फिर चुपचाप सब ने वैक्सीनेशन लगा ली, सब कुछ कर लिया। 2022 आया तो अमेरिका ने यूक्रेन रशिया वार जंग लगा दी। पूरी दुनिया यूक्रेन रशिया वार से एनर्जी क्राइसिस आए, फूड ग्रेन क्राइसिस आए, अब तक चल रहे हैं। 2023 में यूक्रेन रशिया वार तो चल रही है, अब क्लाइमेट चेंज में ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाषण कौन दे रहा है? जॉन कैरी, अमेरिका का स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट चेंज, जहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा है, अपने प्राइवेट जेट में जा रहा है। बिल गेट्स, आई एम स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने प्राइवेट जेट में जा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट को बर्बाद, दुनिया पूरी एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, इतना क्लाइमेट को अमेरिका बर्बाद कर रहा है। भाई, क्लाइमेट चेंज आने की कई वजूहत हैं, अननेचुरल नहीं वजह। अर्बनाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया में, रूरल एरियाज ख़त्म हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है। जो शहर छोटे से होते थे, कराची है, मुंबई है, बंगलुरु है, चेन्नई है, दिल्ली है, बाहर निकले आप ढाका, चाइना के शहर ले लें, इतने छोटे छोटे होते थे, आज इतने बड़े बड़े हो गए। इर्द गिर्द का सारा ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। स्काई स्क्रैपर्स खाली अमेरिका में होती थी एक ज़माने में, आज पूरी दुनिया में है। दुबई को देख लें आप, ये सब क्लाइमेट को फ़र्क देता है ना। फिर जो लेटेस्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, उसमें जो गैस और जो चीज़ें निकल रही हैं, वो पूरे दुनिया का क्लाइमेट ख़राब कर रही हैं। भाई, इतना दरख्त लग नहीं रहा जितना दरख्त उग रहा है, कट रहा है। जबकि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, दरख्त बढ़ने चाहिए, दरख्त घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। अगर 100 दरख्त प्लांट किए जा रहे हैं तो 200 काट भी रहे हैं साथ में।
तो इसकी अपनी वजूहात हैं और उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका और वेस्ट का किरदार है। फिर आप क्या समझते हैं कि पटाखे फोड़ने से दिवाली के माहौल ख़राब होता है? वो जो क्लस्टर बम और हाइड्रोजन बम और न्यूट्रॉन बम और पता नहीं कौन कौन से बम फेंक रहा है अमेरिका दुनिया भर में, उससे क्लाइमेट पर असर नहीं पड़ रहा क्या? तो अब हमें क्लाइमेट की झंडी दिखा रहे हैं। अब काफ़ी अरसे से चाइना ही अमेरिका जंग की झंडी दिखा रहे हैं हमें। इस सिलसिले में दो चीज़ें ख़ास तौर पर नोट करने वाली हैं। एक तो ये कि एक कंट्री पाकिस्तान जो कि तबाही के किनारे पे है, जिसके डिफ़ॉल्ट होने का रोकने का कोई चांस ही नहीं था, जिसका डिफ़ॉल्ट होना लाजमी था, लेकिन नहीं होने दिया गया। आप सोचें, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है फॉरेन मिनिस्टर, वो दुनिया के बिजीएस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स में से एक होता है। उसके पास इतना टाइम कि वो आईएमएफ से बैठ के मगजमारियाँ करे कि पाकिस्तान की मदद करो, पाकिस्तान को बचाओ। अब इसने फ़ोन किया बिलावल भुट्टो को, और बिलावल भुट्टो से काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी बातचीत हुई, और इसने बिलावल भुट्टो को बड़े अच्छे मैसेजेस दिए। इसने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका मिल के कई चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन और पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की बातचीत रशिया यूक्रेन वार, अफ़गानिस्तान और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हुई। और ब्लिंकन ने बिलावल को कहा कि हम खुश हैं कि आईएमएफ ने आपको अप्रूव कर दिया, अब आप इंसान के बच्चे बन के आईएमएफ की शराइत को पूरी करना, वरना आपके लिए बड़ा मसला होगा। और हम पाकिस्तान में टेक्निकल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव ले रहे हैं, और हमारा रोबस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी लाना हमारे लिए ज़रूरी है। अब आप ये देखें कि एक अरसे से पाकिस्तान, जो कि अमेरिका का एजेंट है, अमेरिका की एक सैटेलाइट स्टेट है, वो चाइना के इतना करीब हो रहा है। कैसे मुमकिन है ये मुझे बता दे कोई, कि अमेरिका अपनी सैटेलाइट स्टेट को, अपने एक एजेंट को, अपने एक गुलाम को, अगर चाइना इतना बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, उसके गोद में क्यों जाने देगा? समझ रहे हैं आप? इस सिलसिले में आपको अफ़गान सेटलमेंट भी देखना होगा कि 20 साल अमेरिका अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ता रहा, वो एग्रीमेंट करके तालिबान के हवाले चला गया। अब इनको डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है। इराक़ में डेमोक्रेसी ले आए, लीबिया में ले आए, सीरिया में तो नहीं कर सके, तबाह तो कर दिया। सवाल ये है कि जिस अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी थी, जहाँ हामिद करज़ाई और अशरफ गनी और इलेक्शन होते थे और इलेक्ट होके आते थे, जहाँ पार्लियामेंट में औरतें बैठती थीं, जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन हो रही थी, अचानक अमेरिका ने वो डेमोक्रेसी ख़त्म करके तालिबान के हवाले करके कैसे चले गए एक एग्रीमेंट के? ये पूरा एक चक्कर है। उस चक्कर का मसला ये है कि अमेरिका $31 ट्रिलियन के कर्जे में है। अमेरिका का डिफ़ॉल्ट होने का मतलब पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम बैठ जाएगा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, पूरी दुनिया में एक ऐसी तबाही आएगी जो जंग अजीम भी नहीं ला सकती। जो वर्ल्ड वार में तबाही नहीं हुई वो तबाही होगी। वर्ल्ड वार की तबाही लिमिटेड थी, मेनली यूरोप तक, बाकी थोड़ा बहुत जापान बर्मा वगैरह में हुआ था। ये दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तबाही फैलेगी। $31 ट्रिलियन। पाकिस्तान $100 बिलियन के कर्जे में डिफ़ॉल्ट हो रहा था। सोचे अमेरिका $31 ट्रिलियन के कर्जे में। अब अमेरिका को क्या करना है? उस कर्जे से तवज्जो हटाने के लिए जंगें चाहिए, और वो जंगें लाजमी हैं। अब इसमें एक लेटेस्ट जो टर्न अराउंड आया ना, वो ये आया कि
हेनरी किसिंगर, एक 100 साल का आदमी जो बगैर सहारे के चल नहीं सकता, एक हाथ में लकड़ी होती है, दूसरे हाथ से एक आदमी सहारा देता है तो ये चार कदम चल सकता है, वो भी सिर्फ कैमरे के सामने, वरना इसको व्हीलचेयर पे लेके जाया जाता है। 100 साल का आदमी है। वो 14 घंटे की फ्लाइट लेके वॉशिंगटन से बीजिंग जाता है लास्ट वीक। क्यों जाता है? इसकी हेल्थ का यह हाल है कि पूरी एक मेडिकल टीम उस प्लेन में इसको बिठा के लेके गए थे। इसलिए कि जितना हेनरी किसिंगर चाइना को जानता है कोई नहीं जानता। चाइना के ऊपर 1949 में तिब्बत पे अटैक के बाद यूनाइटेड नेशंस ने पाबंदी लगाई थी। जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनी थी तो चाइना इसके फाउंडिंग 5 मेंबर में से एक था जिसको वीटो पावर मिली थी, परमानेंट सीट एट सिक्योरिटी काउंसिल मिली थी। लेकिन 1949 में यूनाइटेड नेशंस ने चाइना की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी थी। अब मसला ये है कि 1970 अर्ली 70s में हेनरी किसिंगर जब फॉरेन मिनिस्टर था, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था रिचर्ड निक्सन की गवर्नमेंट में, उसकी कोशिशों से चाइना को वापस उसकी सस्पेंशन ख़त्म हुई यूनाइटेड नेशंस में और मेंबरशिप मिली। ये वो वक्त था कि चाइना ने राइज करना शुरू किया। और चाइना में उस वक्त डेंग जियाओपिंग लीडर था जिसका एक विजन था, उसने चाइनीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बुनियाद रखी थी 70s में। और ये सब हेनरी किसिंगर देखता आया था लेट 60s और 70s से। और हेनरी किसिंगर एक स्टेट्समैन है, पूरी दुनिया की चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है, एक खड़ूस आदमी है, एक मतलब यूँ कह लें कि दुनिया की बर्बादी का एक आदमी है। वो 14 घंटे की फ़्लाइट लेके एक पूरी मेडिकल टीम के साथ बीजिंग पहुंचता है और एक्स अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर से कई घंटों चाइना का सदर जी जिनपिंग मीटिंग करता है। ना आपको पता चलेगा कि उस मीटिंग में क्या बात हुई, ना मुझे पता चलेगा, ना किसी को पता चलेगा कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई। इतनी क्या इम्पोर्टेंट मीटिंग थी कि जी जिनपिंग कई घंटों हेनरी किसिंगर से मीटिंग करता है। कोई तो वजह होगी। वो वहाँ पे चाइना अमेरिका टेंशन ख़त्म कराने नहीं गया था, वो वहाँ पे कोविड के हवाले से बातचीत करने नहीं गया था, वो वहाँ पे यूक्रेन रशिया वार के हवाले से बातचीत करने नहीं गया था, वो वहाँ पे ताइवान के हवाले से बातचीत करने नहीं गया था। अमेरिका की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ना, वो चाइना में, सबसे ज़्यादा। अमेरिका के ऊपर $31 ट्रिलियन का जो कर्जा है ना, उसमें सबसे बड़ा कर्जा चाइना का है। अमेरिका की कॉरपोरेट सेक्टर की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री चाइना में। आप क्या समझते हैं, अमेरिका जंग लड़ेगा चाइना से? एक टर्म है उर्दू में नूरा कुश्ती, जिसको क्रिकेट में फिक्स्ड मैच कहते हैं, कि फिक्स्ड मैच खेलते हैं, कि पहले से ही पता होता है कि भाई तुम हार जाना भाई, अब थोड़ा बहुत खेल खेल के हार जाते हैं। एक पहलवान था अनोकी, जापान का मशहूर पहलवान था। 70s की बात है, ज़ियाउल हक के ज़माने में पाकिस्तान में भोलू पहलवान था, उसका बेटा या भतीजा ऐसा कुछ था, झारा पहलवान, जुबैर नाम था, झारा कहते थे। वो इतना मोटा हट्टा कट्टा 2 बकरे खा जाता था। अब पाकिस्तान में उसकी कुश्ती कराई गई अनोखी से। अनोखी जूडो कराटे ये वो था। झारा पहलवान एक ओरिजिनल जो देसी कुश्ती होती है उसका, जो आपने सुल्तान फिल्म देखी होगी, उसमें सलमान खान देसी कुश्ती का माहिर होता है, फिर इसको वो मुक्के लाते हैं, सब कुछ वाला कुश्ती में जाना पड़ा, उसकी ट्रेनिंग ली। तो अनोखी वो वाला पहलवान था और झारा देसी कुश्ती वाला पहलवान था। इनका मुकाबला पाकिस्तान में कराया गया ज़ियाउल हक के ज़माने में।
जब ये मुकाबला चल रहा था ना, तो अचानक लड़ते लड़ते अनोखी आया, झारा का हाथ उठाया और उसको विक्ट्री के मैं हार रहा हूँ, सरेंडर कर दिया। लड़ते लड़ते, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं। नूरा कुश्ती, तब मैंने पहली बार सुना था कि नूरा कुश्ती होती है। फिर क्रिकेट में ये टर्म आई फिक्स्ड मैच। अमेरिका और चाइना का फिक्स्ड मैच है, नूरा कुश्ती है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं अमेरिका के, उनकी मैं थ्रेड पढ़ रहा था। उन्होंने ये अंदाज़ा बताया है कि अमेरिका अपने कर्जे, दूसरा अमेरिका के ऊपर यूक्रेन रशिया वार के हवाले से बहुत प्रेशर है, क्योंकि यूक्रेन रशिया वार में मामला इनके कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं। F-16 देने वाले थे, नहीं दिया। लॉन्ग रेंज मिसाइल मांग रहा था यूक्रेन, देते देते अमेरिका ने कहा वो भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि रशिया से एक हद तक पंगा लेना था। ऐसा नहीं करना था कि अमेरिका पे अटैक हो जाए। मैं भी अमेरिका भी रशिया पे हमला करेगा, एंड में रशिया हार भी जाए। हालांकि इतनी बड़े बड़ी जो पावर होती है ना, तो हार जीत नहीं होती, लेकिन अमेरिका का भी नुकसान तो होगा ना। रशिया अगर 1000 मिसाइल मारता है अमेरिका पे, 100 तो लग जाएंगे। रशिया अगर 100 न्यूक्लियर मिसाइल मारता है, 5 तो लग जाएंगे। सोचें, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, कहाँ, अलास्का। तो रशिया से एक हद तक। अब रशिया ने क्या किया कि रशिया का जो वो किर्श पुल गिराया था क्रीमिया से यूक्रेन ने, रशिया ने इसका बदला लिया, ग्रेन डील ख़त्म कर दी। ग्रेन डील ख़त्म होने से गरीब मुल्कों का आड़ लेते थे, यूरोप का नुकसान होगा। रशिया ने गरीब मुल्कों को कह दिया कि मैं आपको फ्री ऑफ चार्ज दूंगा, जितना आपको मिलता था इससे डबल दूंगा। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। 17 अफ्रीकन प्रेसिडेंट्स सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन के साथ 2 दिन मीटिंग की है, और उसने कहा है कि 25 से 50 हज़ार टन फूड ग्रेन आपको रशिया देगा, आप फिक्र ना करें। दूसरा, रशिया ने बहुत बड़ा काम यह किया कि यूक्रेन का नेवल ब्लॉकेट कर दिया। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान कर दिया कि हम यूक्रेन का नेवल ब्लॉकेट कर रहे हैं, कि यानी उनका नेवी के जरिए कोई अब उधर नहीं जा सकता। अब ना यूरोप के वहाँ पे शिप जा पा रहे हैं, ना अमेरिका के, और इनकी इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि अब रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि ब्लॉकेड है, जो वायोलेट करेगा उड़ा देंगे हम। तो अब ना यूरोप का शिप जा रहा है, ना अमेरिका का। तो अमेरिका को पता है कि रशिया यूक्रेन वार से जितना इसने करना था कर लिया। लोगों की तवज्जो अपने कर्जे से, अपनी कोलैप्स से, अमेरिका का सोसाइटी कोलैप्स हो रही है। मैं अभी चला जाऊं न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, कहीं भी, मुझे सब अच्छा लगेगा, सब अच्छा दिखेगा, लेकिन जो रह रहे हैं ना उधर, उनको पता होता है कि गंदगी कहाँ है। फिलाडेल्फिया की, न्यू ऑर्लिन्स की, अरकानसास, कई जगहों की वीडियोस में देख रहा हूँ जहाँ पे कई मीलों तक लोग नशे में पड़े हुए हैं। कोई हीरोइन पी रहा है, कोई आइस, कोई कोकीन, कोई चरस, कोई गांजा। सोसाइटी तबाह हो रही है। ब्लैक लाइव्स मैटर टाइप की चीज़ें और आने लगी हैं। अब यूरोप में इमिग्रेशन का मसला, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म का मसला, वहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं। दूसरा, आम अमेरिकन का लाइफ स्टैंडर्ड मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का नीचे जा रहा है तेज़ी से, और कॉरपोरेट सेक्टर अमीर होता जा रहा है। भाई मामूली मिसाल ले लें, आज से 25 साल पहले चले जाएं, 1998 में आपको $100 बिलियन की कोई 5 से 10 कंपनियां मिलेंगी। आज $1 ट्रिलियन की कंपनियां मौजूद हैं भाई 25 साल में। अमेरिका का कॉरपोरेट सेक्टर, जिसमें एनर्जी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, आर्म्स कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, कई $100 बिलियंस के प्रॉफिट कमा रहे हैं। आम आदमी। Famous socialist Rosa Luxemburg once said that it's either socialism or barbarism. Here we are 100 years later. In what ways have you seen that play out today? The 62 richest
people in the world, most of whom are Americans, not all Americans, but most of whom are U.S. citizens. The 62 richest people together have more wealth than the bottom half of the population of this planet, roughly 3.5 billion people. That's beyond obscene. I don't know what, I don't have an adjective that captures this, but I can describe what it means. If you look at all the statistics of the World Health Organizations, the bottom half of our population are people who die way earlier than they need to. Why? Because their diets are no good, or they don't have enough food in the first place, or they can't get to a clinic to have little problems that are easily solved by modern medical methods taken care of. It's unspeakable what happens to the lower half. If we took half the wealth of the richest, and they would still be the richest, and made it available to the bottom half, it would transform their lives, literally. Now, there's no moral or ethical justification for this situation. Number two, it is well known all over the world, despite a few deniers that are still around, that the way capitalism has evolved has compromised the ecology and environment of this planet, literally threatening us with 27 diseases and 57 losses of fundamental resources. This is crazy to permit this to go on. This is another way capitalism confronts us with barbarism. And the third one is, and here the United States plays a particular role, is this notion that the Western world, the world that has the wealth and the military might, is in a war, an endless war against something as vague as terrorism, whatever exactly that is, and that this is used to justify an endless use of resources not available for people's needs, but to combat one enemy, real or imagined, after another. So we literally confront an endless military warfare state, a cataclysmic destruction of our natural environment, and a level of inequality that has no justification. अमेरिका की सोसाइटी कलेप्स हो रही है, अमेरिका का डेफिसिट बढ़ता जा रहा है 31.8 ट्रिलियन पे इस वक्त, हर साल 1-1 ट्रिलियन बढ़ता जा रहा है. 1-1 ट्रिलियन इज नॉट ए जोक. 1000 बिलियन होता है 1 ट्रिलियन में. पूरी दुनिया में IMF ने जितने कर्ज दिए हैं ना, हार्डली 200-300 बिलियन डॉलर के हैं, जिसमें इजिप्ट है, यूक्रेन है, अर्जेंटाइन है, पाकिस्तान है. पूरी दुनिया में हार्डली 200-300-400, बहुत देर मार लें आप 500 बिलियन डॉलर. अमेरिका का अपना कर्जा साल का 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ रहा है. जंगों की ज़रूरत है. तो हेनरी किसिंगर के बारे में एक जर्नलिस्ट ने थ्रेड लगाया था कि एक फिक्स मैच खेलना है, कि एक लिमिटेड वार कर लेते हैं चाइना के साथ. उसमें जी जिनपिंग को कहा है कि देखें, आपकी हमारे यहाँ इतनी कर्जा है हमारे ऊपर, हमारी आपके यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट है, हम मिलजुल के दुनिया को मामू बना रहे हैं ना, तो हम एक छोटा सा फिक्स्ड मैच खेल लेते हैं. कोशिश इनकी पहले यह थी कि इंडिया को भिड़ा दें, जैसे यूक्रेन को भिड़ा दिया ना. यूक्रेन में तो एक पागल जेलेंस्की बैठा है. इंडिया में पता नहीं, अगर मोदी जी ना होते तो शायद चाइना से छोटी सी जंग हुई गलवान में, इंडिया रिटेलिएट ज़्यादा वो करता, जंग शुरू हो जाती. कई बार अमेरिका ने इंडिया को भड़काया है. दूसरी तरफ अफगानिस्तान का फैक्टर ना भूलें आप. पाकिस्तान को वापस जिंदा कर किया है. अब उस जंग का नतीजा ये निकले कि उसमें पाकिस्तान इंडिया के साथ छेड़छाड़ी कर दे, जैसे कारगिल किया, जैसे सियाचिन में हुआ, जैसे 65 का किया ऑपरेशन जिब्राल्टर, जैसे 48 में किया. इनको पता है अमेरिका को और पूरी दुनिया को कि इस बार इंडिया ने फिर छोटा मोटा हाथ नहीं डालना. तो चाइना के साथ ताइवान वाले मामले पे थोड़ा बहुत एक फिक्स्ड मैच करके कई मकसद हासिल किए जा सकते हैं. ऐसे में ये एक बदबूदार इंसान सोरोस ये अपना किरदार अदा कर रहा है. और अगर वो लिमिटेड जंग चाइना को ये भी एक इंसेंटिव दिया जा सकता है कि आप अगर ये जंग करेंगे तो आपका दुश्मन इंडिया कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान से इंडिया को भिड़ा देंगे, जंग होगी
हम खामोश बैठेंगे, तुम पाकिस्तान की मदद करना, और जैसे यूक्रेन रशिया वार चल रही है ऐसे पाकिस्तान को हम भी मदद करेंगे, तुम भी मदद करना, हम खींच लेंगे। ये सारा एक गेम है जिसके लिए किसिंगर कुछ, अगर ये एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी ना, हो सकता है ये करेक्ट ना हो, कुछ तो है जिसके लिए एक 100 साल का बुढ़ा जो 4 कदम नहीं चल सकता वो जी जिनपिंग से मिलने जाता है, और जी जिनपिंग चाइना जैसी कंट्री का एक प्रेसिडेंट है, उससे घंटों मीटिंग करता है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फिर सऊदी अरब, इमारात, अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर बड़ी धड़ल्ले से लगाई कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ जर्नलिस्टों को ऑफ द रिकॉर्ड बुलाया, और ऑफ द रिकॉर्ड उसमें कहा कि इमारात के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नह्यान ने हमारी पीठ में छुरा मारा है। इस वक्त अरबियन गल्फ में 3 बड़ी इकोनॉमीज डेवलप हो रही हैं, सऊदी अरब, कतर, इमारात। सऊदी अरब अपने साइज और अपने रिसोर्सेज की साइज से आगे बढ़ रहा है। इमारात ने अपने कम रिसोर्सेज, छोटी साइज के होने के बावजूद बड़ी तरक्की की, इसलिए कि इमारात ने सऊदी अरब से बहुत पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दी, क्योंकि इमारात के पास पेट्रोल सऊदी अरब के मुकाबले में बहुत कम है। तो इमारात में आप दुबई और अबू धाबी का आज जो देखें, दुबई के पास तो पेट्रोल ना होने के बराबर है। दुबई ने तो टोटली अपने इकोनॉमिक प्लान जो लाया, ख़ास तौर पे दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उसका ज़बरदस्त इकोनॉमिक विजन था। आज से 25 साल पहले इसने जो दुबई को डेवलप किया, 30 साल पहले जब मैं दुबई में रहता था 89-90 में, और जब मैं वापस 2015 में जब गया, मैं तो पहचान ही नहीं सका। मैं अपने इलाके ढूंढता रहा जहाँ पे मैं रहता था, वो मुझे नहीं मिल रहे थे, नक्शा ही चेंज हो गया है। तो वहाँ पे कंपटीशन आपस में, और फिर अमेरिका लड़ाता भी रहता है, जैसे कतर सऊदी अरब का झगड़ा। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की सिर्फ रिपोर्ट है, अभी तक और कहीं से ये रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया में आथल पाथल कर रहा है। लेट्स सी अजीज दोस्तों आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।